अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अमीन के साथ। पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, लेकिन इन इंतखाबात के बाद बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं। इन इंतखाबात की एक अजब कहानी है, क्योंकि इस इंतखाबी सूरत हाल में ना जीतने वाला जीत तस्लीम कर रहा है, ना हारने वाला हार तस्लीम कर रहा है। इस इंतखाबात को लेकर पाकिस्तान में तो सवालात खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ऑब्जर्वर्स ने भी बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। साथ साथ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से भी एक पैगाम दिया गया। वो पैगाम था, ये एक स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट में कितना कुछ नया था, ये एक रिवायती स्टेटमेंट था। इन सारे सवालात के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है फैसल मोहम्मद साहब, जो कि इंटरनेशनल मीडिएटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और उनके हमरा हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब सैयद रिजवान अली शाह साहब, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फैसल साहब, गुफ्तगू आगाज आपसे करेंगे। योर फर्स्ट इंप्रेशन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर और इंतखाबात के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मौजूदा हालात जो हैं पाकिस्तान के इस वक्त, जो अभी रिसेंटली इलेक्शन जो हुआ है, उसके असरात जो हैं पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी इसके असरात आ रहे हैं। और ये तो हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर को बदकिस्मती ये रही है कि हमारी जो इलेक्शन की जो रिवायात हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ इतना हौसला अफजा हमेशा उसका नतीजा नहीं आता। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है वो मुझे लगता है कि माजी की जो रिवायतें हैं, वो उनको भी तोड़ गई हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है, इसको इसे देखना पड़ेगा और बहुत इस पे गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मिन हैसिल कौम जो है इसके असरात होते हैं। और क्योंकि सिर्फ इंतखाबात का ही मसला नहीं होता। इंतखाबात जो हैं, जब आप एक इलेक्शन करते हैं, एक गवर्नमेंट आप लेकर आते हैं, तो वो पूरी एक कौम का मुस्तकबिल भी होता है। और फिर आपके साथ जो बैनुल-अक़वामी आपकी जो बरादरी होती है, उसके साथ जब आप जुड़े हुए होते हैं, तो उसके ऊपर भी उसके असरात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक़्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है, और इस पे को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इसको दोबारा देखा जाए और इस मामलात को जो है रेक्टिफ़ाई किया जाए। लेकिन फैसल साहब, आप जो बात कर रेक्टिफाई करने की, क्या पाकिस्तान के पास इस वक्त इतना वक्त है कि रेक्टिफाई किया जाए? और रेक्टिफाई किस सूरत हाल में किया जा सकता है? क्या इंतखाबात को असर नौ वापस से कराया जाए? क्या जो नताइज हैं उनको अदालतों में सुना जाए, उनके ऊपर फैसला किया जाए? क्योंकि अपेरेंटली अभी तक नताइज के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, रेक्टिफ़ाई तो जैसे आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि अब दोबारा तो आप इलेक्शन में नहीं जा सकते और ना इतना आपके पास टाइम होगा। और मैं समझता हूँ कि जो बेहतर है तरीक़ेकार यही है कि जिन हलकों के अंदर इनको पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है, धांधली हुई है, तो उसको दोबारा खुलवा लिया जाए, चेक कर लिया जाए। और देखिए ना, अभी तो फॉर्म 45 की जो है मसले, आपको पता होगा कि फॉर्म 45 भी कई जगह से जो है मतलब गायब हो गई। इवन एक इस्लामाबाद के अंदर 42 का 46, 47, 48 का मसला आपके सामने है, किस तरीके से वहाँ पे सूरत हाल हुई। और मुझे एक चीज़ ये है कि अगर अदलिया जो है इस वक़्त अगर अपना कोई किरदार अदा करे, तो मैं समझता हूँ कि हो सकती है, रेक्टिफ़ाई हो सकता है बिल्कुल। लेकिन यही उसका तरीक़ाकार यही होगा कि जो-जो आपके पास उज़रदारियाँ आ रही हैं, जो-जो जहाँ से चैलेंज हो रहे हैं, उनको बिल्कुल प्रायोरिटी के ऊपर और इंतहाई मुनसिफ़ाना तौर पर देखा जाए, और जो लोग कामयाब हुए हैं उनको उनको कामयाब कर दिया जाए। तो ये तो समझता हूँ एक वाहिद एक तरीक़ेकार है, और ये होता भी है अमूमन। मतलब तरक्की याफ़्ता मुल्कों में कभी-कभी ऐसा हो जाता है, इवन आपने अमेरिका में भी देखा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसका बेहतर तरीका ये है कि आप इसको इसी तरह कर लें, बनिस्बत इसके कि आप दूसरी तरफ इंतखाबात की तरफ जाएँ, क्योंकि हालात जो है ना, इस वक़्त आपको इजाज़त नहीं देते कि आप दोबारा पाकिस्तान की जो माशी जो इकोनॉमिकल पोज़ीशन है, वो भी आपको इसकी इजाज़त नहीं देती, और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल भी जो है, मैं समझता हूँ कि आपको इतना लंबी आगे प्रैक्टिस की शायद इजाज़त ना दे। रिजवान साहब, मैं चाहूंगा आपको भी इस गुफ्तगू में ऐड करें। ये जो फैसल साहब कह रहे हैं कि मामलात को रेक्टिफाई करने की जरूरत है, कल की इतलात ये है कि गालिबन तहरीक इंसाफ ने जो केसेस लाहौर हाईकोर्ट में दर्ज किए थे, उनको टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई कर दिया और उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। इलेक्शन कमीशन से तवक्को की जा सकती है कि वो टाइमली सारे मामलात को लेके चले, या 4 महीने का वक्त पहले बर्बाद करेगी ये कौम, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि मैं एंडोर्स करता हूँ फैसल साहब की बात को कि पाकिस्तान इस वक्त मुतामिल ही नहीं है मजीद डिले का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम और सियासी इस्तेकाम फौरी तौर पर हो जाना बहुत ज़रूरी है। हमें इस टर्माइल से, इस गैर यकीनी सूरत हाल से बाहर निकलने की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान ऑलरेडी माशी हालात का शिकार है।
तो ये मेरा ख्याल है कि इदारों को समझना चाहिए, अदलिया को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान को इस टर्मोइल से निकालें, इस गैर यकीनी सूरत कैसे निकलेगा शाह साहब? आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं हाइपोथेटिकली, ये बात तो शायद किताबों की हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन जमीनी हकाइक क्या है मुझे बताएं। आपको जमीनी सूरत हाल में ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? देखें, बात ये किताबों की बातें नहीं है, ये मेरा ख्याल है हकीकत की बातें हैं, और हकीकत से जो आंखें सर ये हकीकत पाकिस्तान में नायाब है। नहीं, ये हकीकत नायाब है, तो इसको लेकर आना पड़ेगा ना। इस वक्त पाकिस्तान का सवाल है, इस वक्त मेरा या आपका खाली सवाल नहीं है, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का सवाल है। हमारे पूरे रीजन के अंदर एक अजीब सी चेंजेस हो रही हैं, वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। तो मतलब देखना पड़ेगा इन तमाम चीजों को कि पाकिस्तान को क्या करना है, इदारों की जिम्मेदारी लेकिन शाह साहब फिर मेरा सवाल वही है ना, टू बी वेरी प्रिसाइज। बात सुन लेना। जी नहीं जी नहीं, जी। मेरी बात सुन लेना। इसमें अदलिया को फौरी तौर पर आकर पाकिस्तान की खातिर ये सारे चीजों को देखना चाहिए। और दुनिया, अगर हम कहते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ पर फिर अवाम को राइट है कि उसने जिसको वोट किया है उसके वोट को माना जाए, उसके इस्तेकाक को माना जाए। ये अवाम का आईनी हक है, और अवाम का जो है ना, ये एक जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर अब ये सियासी टर्मोइल खत्म हो। रिजवान साहब मुझे ये बता दें, आप जमीनी हकाइक से वाकिफ है ना? इस वक्त अगर कोई और मुल्क शायद ये सूरत हाल में होता तो पूरे इदारे, मुल्क भर के इदारे एक्टिव हो चुके होते। इतनी वीडियोज हैं, इतना कुछ मटेरियल इस वक्त सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे है, सारे टीवी चैनल्स के पास वो फॉर्म 45 मौजूद है। आपको नहीं लगता इस हवाले से कोई कार्रवाई अब तक हो चुकी होनी थी? इसके ऊपर कम से कम काम शुरू हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान में तो आपके मौजूदा वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब कह रहे हैं नहीं, सब सही है, इलेक्शंस बहुत अच्छे हुए, छोटी मोटी बेजाब्तागियां हुई हैं जो कि हर बार होती हैं, कोई नई बात नहीं है। इस वक्त रवैया ये है पाकिस्तान में। बात यह है, काकड़ साहब को अफसोस के साथ ये बात कोट करनी पड़ेगी मुझे कि काकड़ साहब की जो अभी आईनी मुद्दत है वो उस मुद्दत से भी एक्सीड कर चुके हैं। उनको तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उनको पाकिस्तान को जोड़ना चाहिए और पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए अपने बयानात से। उनको हौसला अफजा बयानात देने चाहिए, क्योंकि आवाम ये समझती है कि उसने बहुत बहुत बड़ी तादाद में जिसको वोट डाला है उसका वोट तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो इन हालात को कूल डाउन करने के लिए कौन करेगा? हुकूमत को भी अपना रोल करना चाहिए, जो निगरान हुकूमत है, और इसमें इदारों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और देखें, बात यह कि जो आप कह रहे हैं फार्म 45 और फार्म 47, तो ये तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो चुका है कि इंतखाबात के अंदर बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। तो इंतखाबात के अंदर इलेक्शन डे के ऊपर 8 फरवरी के ऊपर पाकिस्तान में सबसे बाख्तियार शख्सियत कौन थी? पाकिस्तान के अंदर सबसे बाख्तियार शख्सियत चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब थे। ये उनको देखना था, उनको मैनेज करना था। उन्होंने एक बहुत बड़े सर बजट उन्होंने के जो साथ मैनेज करना था वो मैनेज कर लिया, नताइज दे दिए। फॉर्म 47 को उन्होंने पूरी तरीके से मैनेज करके अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। नहीं, कहाँ है नताइज? नताइज भी अभी सर उनके पास पड़े, वो सही वक्त पे दे देंगे, वो चाह रहे मामला डिफ्यूज हो जाए। डिफ्यूज नहीं होंगे मामला, चल कुछ और ही रूप है। फैसल साहब ये जरा ये बताइएगा, लोग है ना, जनरेशन, न्यू जनरेशन के वोट डले में, न्यू जनरेशन पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। फैसल साहब ये बताइएगा, जो अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स देख लूं, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स देख लूं, वहां पे पाकिस्तान के इलेक्शंस को लेके ऐसे ऐसे सवालात, ऐसे ऐसी बातें की जा रही हैं कि शायद बतौर पाकिस्तानी हमारे सर शर्म से झुक चुके हैं कि आज 2023 में भी हम इस जगह पे खड़े, इस नहज पे खड़े कि हम अपने मुल्क में इलेक्शंस तक सही नहीं करवा सकते। एक इदारा जिसकी एक आईनी जिम्मेदारी और इकलौती जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शंस करवा ले मुल्क में, वो भी नहीं करवा पाता, तो फिर क्या किया जाएगा? ये तो पाकिस्तान का मजाक बनाया गया है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, अफसोस का मकाम है। और हम देख रहे हैं इस वक्त सारी दुनिया में, न सिर्फ यहाँ अमेरिका में और यूरोपियन यूनियन में, जहाँ कहीं भी इस वक्त कोई अगर संजीदा गुफ्तगू हो रही है, और उन तमाम अवामिल को छोड़कर, कुछ तो अवामिल हैं जो जिनका कि पाकिस्तान के अंदर या खित्ते के अंदर जिनका इंटरेस्ट है, कोई डिप्लोमेटिकल या इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, उनके अलावा छोड़कर भी नॉर्मल जो है लोग, जो कहीं ना कहीं सियासी उस पर नज़र रखते हैं, उसमें इस वक्त पाकिस्तान जो है उनका जिक्र चल रहा है, पाकिस्तान का जिक्र खैर हो रहा है। और ख़ास तौर पर ये जो आपके जो इंतखाबात हुए हैं, इसका जिक्र खैर हो रहा है, और कोई अच्छे, जैसे आपने कहा ना, अच्छे अल्फाज में नहीं हो रहा। और हमें इस बात का एक अफसोस भी है कि 2023 एक जैसा हमारे पास एक नई, हम आ चुके हैं एक नए दौर के अंदर, और हमारे पड़ोस के अंदर जो सारी सूरत हाल है,
और जो कुछ हमारे मामला हैं, हमें तो चाहिए था कि बहुत ज्यादा हम संभल कर चलते, लेकिन बिल्कुल उसके मामला उलट हुआ है। और मैं एक चीज देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर भी कि कुछ लोग कह रहे हैं, जो रद्देमल आ रहा है बाहर से, उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है। देखिए, मैं इसको नॉर्मल रद्देमल नहीं समझता। ये मैथ्यू मिलन का जो स्टेटमेंट है उसको देख लें आप, और बरतानवी वजीर खारजा का जो आया है स्टेटमेंट, यूरोपियन यूनियन का देख लें। ये तो स्टेटमेंट अमूमन आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमेशा आते हैं, लेकिन इस बार जो स्टेटमेंट आए ना, इसमें वो उनके रिमार्क्स नहीं है, उन्होंने इस पे पोजीशन ले ली है। ये जो पोजीशन का जो लेना है ना बैनुल अक़वामी बरादरी का, ये बड़ा खतरनाक है, इसको आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम उनके साथ ही काम करेंगे जिनको कि अवाम मुंतखब करेगी। तो अब इंतखाब तो सबके सामने आ चुके हैं कि 260 हलकों में से 130 हलकों के नताइज ही जो है उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। फाफन की रिपोर्ट भी इस हवाले से कि 130 हलकों के नताइज में तब्दीली हुई है या उसमें आरोज ने जो किरदार अदा किया वो सबके सामने, फाफन की रिपोर्ट भी इस सवाल से काफी क्लियर है। एग्जैक्टली तो ये सारी बातें जो है ये तो अब इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा, जो इलेक्शन को मॉनिटर करने वाली कुव्वतें हैं, या इवन यूरोपियन यूनियन के अंदर भी, वो भी सारी चीजें देख रही हैं, और ये सारे मामला तो चले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक इंतहाई बहुत सीरियस एक इशू है। और अब अगर ये इस तरह अगर गड़बड़ करेंगे तो काम तो नहीं चलेगा। वैसे सर, ये जो सारे स्टेटमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, 2018 में क्या यही तर्ज की स्टेटमेंट आई, माजी में इसी तर्ज की स्टेटमेंट आई? क्या ये रिवायती स्टेटमेंट्स हैं या गैर रिवायती जिस तरह के आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने जैसे आपसे कहा ना, ये गैर रिवायती नहीं है। आप इसको खाली की रिवायती स्टेटमेंट कह के आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ना, एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इन्होंने इस मरतबा पोजीशन ले ली है। पोजीशन जो लेने का जो मतलब होता है, अगर आप मैथ्यू मिलन के स्टेटमेंट देखें, प्राइम जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, उनका सुने, आप यूरोपियन यूनियन का सुने, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने सिर्फ उन्हीं के साथ काम करना है जिनको कि अवाम मुंतखब करेगी। और एक दो स्टेटमेंट तो ऐसा है, उन्होंने कहा कि हमें जिस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन किए गए हैं और जो धांधली हुई है, जो रिगिंग हुई है, उन्होंने बड़े खुलकर बातें की हैं। तो इससे पहले तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि क्या कहते हैं, उन्होंने इस किस्म की बात की हो कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई और रिगिंग हुई हो। अच्छा, इसमें हमें ये बहुत पहले से एक चीज देखनी होगी कि हम लोग, हमारे एक शुरू से एक वतीरा ये भी रहा है कि हम लोग वेस्ट के ऊपर भी ना बहुत सारे मामला जो है हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। अगर हम मामला को अगर खुद दुरुस्त करने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, आज से एक हफ्ते कबल जो है, यही अमेरिका कह रहा था कि ठीक है जी, हम ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इलेक्शन होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, फलाना। तो इसका मतलब ये है कि कुछ उनके बयानात पहले शुरू में वो इस तरह देते हैं कि आपको मतलब ये एहसास हो कि भाई वो ये कह रहे हैं कि डू वॉट एवर यू वांट। तो अगर आपने मतलब इस्टेब्लिशमेंट ने या किसी ने अगर कोई खेल खेलना है तो खेल ले, लेकिन जब वो खेल खेल लेते हैं उसके बाद फिर आके वही इशू को वो आपका गर्दन पकड़ लेते हैं। तो ये तमाम चीजों को जो बैनुल अक़वामी जो एक मैनिपुलेशन होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, उसके अंदर भी हमें समझना पड़ेगा। और हमारा, मैं समझता हूँ कि वजारत खारजा अभी तक तमाम सूरत हाल न पहले इस पर काबू पा सका था और ना अभी मैं इस पर काबू पाता देख रहा हूँ। तो ये वजारत खारजा के रोल पे मैं आता हूं, लेकिन शाह साहब, ये जो फैसल साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की एक ही बात है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं उसका शायद फाते कोई और है और करार किसी और को दिया जा रहा है। इर्रिस्पेक्टिव आप किसी भी जमात से हो, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हो, जो हकाइक है वो सारे ही पाकिस्तान को पता है कि आखिर 8 और 9 की दरमियानी रात में क्या हुआ और कैसे नताइज में तब्दीलियां हुई। अब मुझे बताएं कि ये जो तब्दीलियां हुई हैं, इस तब्दीली के साथ भी अगर मैंडेट क्लियर नहीं हो पा रहा तो इस वक्त हम कहां खड़े हैं? क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी तो किसी पार्टी के पास नहीं है। हर वो पार्टी जो दावे कर रही थी कि उनको सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी, आज वो सिंपल मेजॉरिटी नजर नहीं आ रही है हमें। देखिए, केओस तो सामने नजर आ रहा है ना भाई। कौन सा कोई मतलब, ना पार्टी पोजीशन क्लियर हो रही है, ना आपका जो है ना नताइज की ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो रही है। और देखें, बात यह है कि जब इंटरनेशनल मीडिया आपके बारे में कोई बात करता है तो वो बेपर की नहीं उड़ाता, उनके पास प्रूफ होते हैं उन चीजों के। वो बगैर सबूत के आपके ऊपर कोई भी बात नहीं कर सकते। तो ये समझने वाली बात है कि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान के लिए सोचा जाए, पाकिस्तान को समझा जाए कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। क्योंकि देखें, अवाम को, आप अवाम का जो एक देखें, अवाम का एक मैंडेट मिला है। कौन सोचेगा रिजवान साहब? ये सोचेगा कौन? आप ये बताएं ना, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन सोचेगा? ये इदारे सोचेंगे ना, पाकिस्तान के कर्ता धर्ता सोचेंगे, पाकिस्तान के जो है
संभालने वाले सोचेंगे, उनको सोचना है इस बात को। लेकिन आपको देखिए, नहीं लगता अब नताइज में इतनी इतनी पोल्यूशन हो चुकी है कि अगर किसी ने कोई पोजीशन ले भी ली, अगर इदारे अब वाजे तौर पे मैं कहता हूं कोई पोजीशन ले लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर मजीद एक बहस छिड़ जाएगी, फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये पंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा मुनीर साहब, मेरी बात याद रखें। ये अवाम ने वोट दिए हैं, वो अपने वोट के पीछा करेंगे, वो अपने मैंडेट का पीछा करेंगे। ये इस तरह नहीं है कि आप आंखें बंद करके इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स पर भी चुप हो जाएं। अपने मीडिया को आप समझा लें कि हमारा मीडिया हमारे मुताबिक जो है रिपोर्टिंग करेगा। ये मसला नहीं है। अवाम में बेचैनी फैलती जा रही है, इलेक्शन हुए कितना, आज चौथा दिन हो चुका हुआ है। तो आप देखें इन तमाम चीजों को, इस चीजों को, इस गैर यकीनी सूरत हाल को से बाहर निकलना होगा। ये बाहर निकलना होगा। उसके साथ साथ जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी हमें कड़ी निगाह रखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त अतराफ में बहुत कुछ हो रहा है। खित्ते की सूरत हाल, अमन अमान को लेकर बहुत से सारे सवाल आते हैं। हिंदुस्तान इस वक्त जो दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ जो अपना ताउन बढ़ा रहा है, उसमें पाकिस्तान का रोल क्या होने जा रहा है, और आने वाले वक्त में जो इस हुकूमत का वजीर आजम होगा उसका आलमी दुनिया में किस अंदाज से रिसेप्शन किया जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस इलेक्शंस के बाद सवालों का एक ऐसा तूफान है जो थम नहीं रहा। बहुत से सवाल तक कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी उनके ऊपर बात कर सकें। वैसे साहब, पाकिस्तान में जब भी कोई हुकूमत बनती है, जो भी 9 मंतखब वजीर आजम होता है, उसकी अव्वलीन तरजीह होती है कि वो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करे, सर-ए-फहरिस्त अमेरिका का दौरा करे। अमेरिका की स्टेटमेंट आपने पढ़ के बता दी, यूके की स्टेटमेंट आपने पढ़ के बता दी। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो अभी तक खामोश हैं। शायद सऊदी अरेबिया की कोई ऐसी स्टेटमेंट हमने नहीं देखी, चीन की तरफ से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देखी। आपको लगता है जब ये दौरे होंगे तो इनके ऊपर भी असरात होंगे, वहां इंटरनेशनल मीडिया जो सवालात करेगा वो भी एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा हमारे नौ मुंतखब वजीर आजम के लिए? देखिए, बिल्कुल ये आप जो कह रहे हैं ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ तो मीडिया बात करेगा। और ये जो बात अभी जैसे कि रिजवान शाह साहब ने कही कि ये इशू जो है ना, आप इसको जिस मरतबा जो एक मामला चले हैं, ये इसको नॉर्मल ना ले, क्योंकि जो मेरे पास इतलात आ रही हैं वो ये है कि ये अब इशू को ये उठाएंगे, और इंटरनेशनल मीडिया भी उठाएगा और बैनुल-अक़वामी बरादरी भी इसको उठाएगी। कुछ डिप्लोमेटिक सोर्सेज जो हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो भी हुआ है इसको बहुत उन्होंने सीरियस लिया है। अब जैसे आपने कहा कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो ऑब्वियसली उनसे इस किस्म के सवालात होंगे, और जब मजीद सवालात होंगे तो फिर आप, जाहिर सी बात है, जब आपके ऊपर एक स्टिग्मा लगा होगा तो वहाँ आप तो फिर डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है ना एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और अब जैसे अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ जो जियो पोलिटिकल जो इशूज़ हैं उसके अंदर आप देखें कि सारी दुनिया के अंदर इस वक्त इत्तेहाद बन रहे हैं। हमारे मशरिक़ वस्ता में जो मामला है, हमारे बॉर्डर पे जो सूरत हाल है, तो हमें बहुत सारे आगे आइंदा जो आने वाली हुकूमतें हैं और उसको बहुत अब बड़े मजबूत फैसले करने होंगे। तो अगर आपका प्राइम मिनिस्टर या आपका क़यादत जो चीफ एग्जीक्यूटिव अगर वो खुद ही मुतनाज़ा होगा, तो आप मुझे बताइए कि उनके साथ कौन माहिदे करेगा, और अगर वो कर भी लेंगे तो उसकी पायदारी क्या होगी। तो ये जो है एक बहुत, जैसे शाह साहब ने कहा कि एक इतना इशू इतना छोटा नहीं है। इसके लिए बेहतर तरीक़ाकार यही है कि इसको जितनी जल्दी हो सके, जैसे मैंने कहा, कि इसकी रेक्टिफिकेशन की जाए। और ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है का जो किरदार रहा है हमेशा शुरू से, इनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने मामले को एक-एक कदम पीछे हटाएं, क्योंकि एकदम तो रिवर्स करना बहुत मसला है। लेकिन ये है कि हर चीज़ जो है दुनिया में हो सकती है। और हमारी अदलिया, आप देखें, आप ये जो बाहर से जो स्टेटमेंट आया उसमें वाज़ेह तौर पे अदलिया पे प्रेशर आया है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर आया। अगर आप उनके स्टेटमेंट को अगर थॉरोली आप देखें तो पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है उसको भी उन्होंने वो क्रिटिसाइज किया है। तो सिर्फ यहाँ बात पॉलिटिक्स की तो नहीं है। पॉलिटिक्स का तो चलो ठीक है, सियासतदान आज कुछ कहते हैं, अब कल मिसाल के तौर पर वो कहते थे चुनो नई सोच को, तो आखिरकार वो पुरानी सोच को गले लगा रहे हैं। तो मसला ये है कि लचक तो होती है। तो यहाँ पे भी आप देखें, जब जैसे पाकिस्तान का जब मामला आता है तो एक कदम आपको पीछे हटें और कोई ऐसे इकदामात करें जिससे कि मामला को तेजी से चलाया जाए, लेकिन इसको आप इस तरह छोड़ नहीं सकते।
अच्छा सर, छोड़ नहीं सकते, लेकिन अपेरेंटली तो ये देखा जा रहा है कि सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है। आपने कहा कि इदारों को पोजीशन लेनी पड़ेगी और रोल अदा करना पड़ेगा। आपको लगता है सिकंदर सुल्तान साहब ऐसा रोल अदा करेंगे जिसके बाद उनके ऊपर सवालात खड़े हो जाएं? क्योंकि अगर मैं इस वक्त 100 से ज्यादा पिटीशन है, तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि कम से कम 60 सीटें उनकी ऐसी हैं जो जीती हुई थी, जिनके फॉर्म 45 उनके पास है। आप मुझे बताएं, अगर 60 में से, मैं हाइपोथेटिकल, मैं बहुत पूरी उम्मीद भी हो जाऊं तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को देखता हुआ कि 30 सीटों पे भी नताइज तब्दील हो जाते हैं, आपको नहीं लगता कि ये इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी एक्सपोज हो जाएगी और ये पूरे के पूरे इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाएंगे? सिकंदर सुल्तान साहब की क्या पोजीशन होगी उस पर? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ये सारे अगर हलकों को दोबारा चेक करें तो ये तो बात वाजे होती थी कि सिकंदर सुल्तान साहब ने अपना काम सही नहीं किया। सर उन्होंने अपना काम सही किया, उन्होंने जिनके लिए करना था वो सही कर दिया। नहीं, पाकिस्तान के लिहाज से तो सही नहीं किया ना। जो जिनके लिए बहुत अच्छी करना था बात है। उनके लिए तो किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान का जो है उसके अंदर तो सही नहीं किया। तो ठीक है, जब ये मामला होगा तो फिर ये उनको जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि ये खतरा ये भी है, बहुत सारे लोग जो हैं ये इस बात पे भी घबराए हुए हैं कि अगर ये हमने एकदम अगर पीछे जाते हैं तो ऐसा ना हो हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जवाबदेही हो सकती है, जवाबदेही के अंदर भी थोड़ी लचक आ सकती है। लेकिन मसला ये कि इस वक्त आपने पाकिस्तान को देखना है। जो रिजवान रिजवान शाह साहब ने जो बात कही है ना, बेसिकली इशू है आपके पास पाकिस्तान का इशू है। पाकिस्तान का अगर इशू है तो फिर आपको बहुत सारी चीजों में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों में आपको लचक दिखानी पड़ेगी और बहुत सारे नए फैसले करना पड़ेंगे, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। वैसे साहब एक चीज मैं चाहूंगा, इसको शायद आप बेहतर इलैबोरेट कर सकते हैं, फिर मैं शाह साहब की तरफ भी बात करूंगा। ये जो अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया है, प्रिसाइसली बहुत कुछ इसमें बड़ा क्लियरली कहा गया, कैटेगोरिकली कहा गया। इस स्टेटमेंट की टाइमिंग को कैसे देख रहे हैं? और बहुत से लोग, मतलब दो कैंप्स हैं उसके लोग अपने अपने तरह से इसको इंटरप्रेट भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि यह मामला इतना ही आसान है और ये बस एक स्टेटमेंट तक हो गया, कह दिया, प्रेशर था, डल गया, खत्म, या इसके ऊपर कोई मजीद कार्रवाई होगी, हमें आगे आने वाले दिनों में देखने में आएगी? मुझे मुझे लगता है, मैं आपके ये चैनल के तवज्जुह से आपको बता दूं कि मुझे पास ये इत्तलात हैं कि कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन के अंदर जो कि अब आगे पाकिस्तान के ऊपर जाके इसके सवाल इसी को एक इशू बनाकर ये जो है आपके ऊपर जो है एम्बार्गो भी कर सकते हैं बहुत सारे मामलात के ऊपर। और एक और खबर ये भी है कि ब्रिटेन की तरफ से भी सोचा जा रहा है, क्योंकि आप कॉमनवेल्थ के साथ भी हैं, तो मामला जो है बहुत आगे जाएंगे। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको मोहतात अल्फाज के अंदर, ये नॉर्मल नहीं है। और मैंने एक लफ्ज बड़ा कहा, इसको आप समझ लें कि उन्होंने इस मरतबा पोजीशन ले लिया। पोजीशन लेने का मतलब ये होता है कि आपने उसको अपनी अना का मसला बना लिया है। फैसल एक चीज और क्विकली ऐड कर दें, ये जो पोजीशन की आप बात कर रहे हैं, इस जो एक हुकूमत जो तरतीब होती हुई नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग का एक अलायंस तरतीब होता हुआ नजर आ रहा है, पीडीएम 2 की तरफ की एक हुकूमत बनती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस आईएमएफ के ऊपर भी है। डू यू सी कि शायद आईएमएफ का लबो लहजा भी तब्दील होगा? अगर तो तब्दील होता है तो फिर नई हुकूमत चाहे जो भी हो उसके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। नहीं, आईएमएफ का लबो लहजा तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल 100% होगा। क्योंकि पहले तो एक आईएमएफ की एक सोच ये थी कि शायद हो सकता है, क्योंकि सारे मामला तो उन्हीं के कहने पे हो रहे थे। लेकिन अब मसला ये सिर्फ एक अमेरिका तो नहीं है। और फिर मैंने अब आपको कहा कि अमेरिका की हमेशा दोहरी पॉलिसी होती है। अब यूरोपियन यूनियन भी बीच में आ गया और बहुत सारे ममालिक भी आ गए हैं। और आपको पता है कि चीन की तरफ से भी, अब अखबारात में तो नहीं आया, लेकिन चाइना की तरफ से भी, इवन रशिया की तरफ से भी इसमें कुछ रिजर्वेशन आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इंतखाबात के अंदर, ये दुरुस्त नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इनको शायद वो आगे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि माशी मामलात होंगे इनके, और इनके एग्जैक्टली मेरा साथ कोई पॉइंट मुआवजा नहीं होंगे। जी हाँ। शाह साहब, ये जो अब जो फैसल साहब बात कर रहे हैं, एक और बड़ा फैक्टर है जो हम शायद शायद बहुत से चैनल्स में बात नहीं हो रही इस वक्त, चाहे आप पसंद करें या ना पसंद करें। केपीके में एक उस पार्टी की हुकूमत है जिसको मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल किया जा चुका था। वहां की हुकूमत, वहां के लोग इस वक्त मुतालबात कर रहे हैं। ये कितना सीवियर हो सकता है? क्योंकि जो एज ऑफ नाउ हम बात कर रहे हैं, केपीके में एक अनरेस्ट है, उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, बट वो मौजूद है। बलूचिस्तान में एक अनरेस्ट मौजूद है, इसकी भी मैग्नीट्यूड के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो अनरेस्ट मौजूद है और वो कहीं नहीं जा रहा है इस वक्त। कराची में भी यही सूरत हाल है, मोर और लेस। शायद वो उस अंदाज से नजर नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक तशवीश पाई जा रही है। क्या इसका हल देख रहे हैं? और ये कितना आगे चल के, क्या ये डिफ्यूज हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, या कोई तब्दीली मुतवक्के है इसमें? देखें, अगर ऑनेस्टली आप पूछें, क्योंकि मुझे एक बात करनी है, किसी को पसंद आए या ना आए, मुझे बात करनी है पाकिस्तान की, जिसके लिए मैं जिंदा हूँ और जिसने मुझे जिंदा रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पाकिस्तान है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त
इस सियासी सूरत हाल से ना निकलना मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। आप अवाम के अंदर एक नफरत भी है, अवाम के अंदर एक गुस्सा भी है, क्योंकि देखें जब अवाम ने आपको अपनी राय का इजहार कर दिया तो अब इसके अंदर ना मानना, ये एक ढिठाई जो है ना, ये मुनासिब नहीं है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। और ये जो नून लीग कह रही है, जो रेगिंग के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर हमने रेगिंग की होती तो हम अपने बड़े बड़े जो लीडरान हैं उनको ना बचा लेते। उसको क्या कहेंगे आप? वो तो कहते रहे कि रेगिंग नहीं हुई है, तो अभी जब अमेरिका आकर आपको कह रहा है कि ये इलेक्शन फ्रॉड है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, अगर आपको यूरोप कह रहा है, आपको अभी जिस तरह फैसल साहब ने बताया कि अभी चाइना और रशिया का भी रिएक्शन आने वाला है, तो क्या आप दोबारा से आइसोलेशन के अंदर लेकर जा रहे हैं अपने मुल्क को? सर ये आइसोलेशन हो रही है, ये आइसोलेशन हो रही है। मैं इसकी मिसाल दे देता हूं सर। क्या एक दूसरे के साथ रवाबित बढ़ा रही है दुनिया, इक्तसादी हालात को के ऊपर अपने काबू पाने के लिए, माशी हालात के ऊपर काबू पाने के लिए माहिदों में जा रही है। स्ट्रेंज कंट्रीज आपस में फ्रेंड्स बन रहे हैं, हमसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा, हम करना क्या चाह रहे हैं? ये बड़ी टेक्निकल बात है। लेकिन फैसल साहब लास्ट कमेंट दे दें, इस वक्त इत्तलात दें कि इंडिया दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ अपना इत्तेहाद, अपना अलायंस, अपनी ट्रेड, बहुत कुछ उसमें काम कर रहा है। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस टेक्निकली साइलेंट है, अपेरेंटली कहीं एग्जिस्ट करता हुआ नजर नहीं आता। कितना डैमेजिंग होगा आज ये जो हम जो वक्त जाया कर रहे हैं, इसको कवर करने में कितना वक्त लग जाएगा? ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। हमारे जो मैंने जैसे कहा कि हमारे पड़ोस में इतना काम हो रहा है, अब हमारे भारत को आप देख लें, भारत की जो इस वक्त डिप्लोमेसी है बड़ी कामयाब गई। और हालिया अभी जो आपने इस्लामी मुल्कों की बात की है, अभी कतर के साथ आप देखें कि भारत के जो आपको पता है कि 8 लोग पकड़े गए थे इस जासूसी के इल्जाम में, जी उनको सजाए मौत तक हुई थी। और भारत की आप नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी देखें कि उसने उनको सजा माफ कराते कराते कल उनको रहा करा दिया। जी और न सिर्फ रहा कराया बल्कि एक बहुत बड़ा माहिदा भी उनके साथ किया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि भारत तो हमारे साथ ही आजाद हुआ था, तो और उससे हमारी हमसे ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद वो देखें बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक आपने कहा मुस्लिम ममालिक का, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हमें फिक्रिया है कि हम एक इस्लामी स्टेट होते हुए और एक इस्लामी न्यूक्लियर पावर होते हुए, होना तो ये चाहिए था कि तमाम इस्लामी ममालिक हमारे साथ होते, लेकिन वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। और भारत ने अपने पूरे इस्लामी मुल्कों के अंदर भारत की जो है इस वक्त बहुत अच्छे उसके सियासी और माशी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और अपनी सियासी ताल्लुकात की वजह से वो अपनी मईशत को भी तरक्की दे रहा है। तो ये आप और उसकी एक बड़ी वजह उनकी एक मुस्तकिल मुस्तहकम हुकूमत है। एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वहां पे जो सिविल सुप्रीमेसी है, वहां पे जो सारे जो मामलात हैं, वहां एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो मामलात हैं, वो उन्होंने सिविल सुप्रीमेसी को आजादी दी हुई है, वहां पे मुदाखलत नहीं होती। यहाँ पे जो मुदाखलत हमारे यहाँ होती है, हमें इस चीज का एक सेट करना होगा, हमें एक अपना एक उसूल बनाना होगा कि हमारे पास जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो कितना होना चाहिए और किस हद तक होना चाहिए, और सिविल सुप्रीमेसी को हम किस तरीके से आगे लेके चले ताकि लोगों का एतमाद बहाल। वैसे साहब लास्ट 30 सेकंड, हाउ होपफुल यू आर के ये मामला सेटल हो जाएंगे? और अल्लाह ना करे ये मामला सेटल नहीं होता, ऐसे ही रहता और ऐसे ही हमने आगे बढ़ना है, तो क्या नजर आ रहा है आपको? लास्ट 30 सेकंड्स प्लीज। देखिए, मुझे तो लगता है कि इंशाल्लाह मामला सेटल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इदारों पे बहुत बड़ी इस वक्त जिम्मेदारी आई है। अगर खुदा ना खास्ता ये मामला सेटल नहीं होते तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े खतरनाक जो है इंतहाई खतरनाक भंवर से दो चार होगा, जिसमें आपको सियासी सतह पर, माशी सतह पर बहुत बड़ी मुश्किलात आएंगी, जो कि मैं समझता हूँ कि जिससे आपका निकलना ना सिर्फ नामुमकिन होगा बल्कि पाकिस्तान की सलामती को भी, जैसे कि शाह साहब ने कहा, खतरा लाहक हो सकता है, क्योंकि हमारे सरहद और बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे इदारों को कोई रिस्क लेना चाहिए। लास्ट 30 सेकंड, सेम सवाल, क्या नजर आ रहा है? सेटल हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हुआ तो क्या पहुंचेगी सूरत हाल? सेटल होना पाकिस्तान के लिए यकीनी बहुत जरूरी हो चुका है, और सेटल करना पड़ेगा, और देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट अदर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोनों ही मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में यह बात यकीनी है कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजेस से अगर पाकिस्तान को निकलना है तो एक बेहतर फैसला साजी करनी होगी। तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा और मुल्क पाकिस्तान के लिए शायद चंद कदम सभी को पीछे हटना होगा। शायद तभी अमन मुमकिन हो सकेगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।